वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे समान विज्ञान के संबंधित प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमारे द्वारा जो सेट लाया जा रहा है उससे प्रत्येक सेट से लगभग आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वायुयानों के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह हल्की और मजबूत होती है? तो उस धातु का नाम है प्लेडियम। दोस्तों, इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वास्तव में वायुयानों के निर्माण के लिए एल्युमिनियम और टाइटेनियम का उपयोग सबसे अधिक होता है। दिए गए विकल्पों में प्लेडियम भी एक हल्की और मजबूत धातु है, लेकिन इसका उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और उत्प्रेरक कन्वर्टर्स में होता है। यदि विकल्प में एल्युमिनियम और ड्यूराल्यूमिनियम होता तो वह अधिक सटीक होता, लेकिन दिए गए विकल्पों में से टाइटेनियम के बाद प्लेडियम को ही उसकी मजबूती और हल्केपन के लिए चुना जा सकता है। हालांकि यह बहुत महंगा है। बीपीएससी जैसे एग्जाम में इस तरह के कंफ्यूजिंग विकल्प आ सकते हैं जहां आपको सबके उपयुक्त चुनना होता है। इसीलिए जो सही उत्तर एल्युमिनियम और टाइटेनियम है, लेकिन विकल्पों के अनुसार प्लेडियम निकटतम होगा। ये आपको याद रखना है। ये इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में दिए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन जो कहलाता है यह पोमोलॉजी कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले आप व्याख्या देखेंगे कि पोमोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो फलों और उसकी खेती का अध्ययन करती है। एंथ्रोलॉजी फूल का और स्पर्मोलॉजी बीजों का और पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन करता है। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए इसे। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? यह तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह पूछा ही जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 ये है। अब इसका फॉर्मूला नया NCERT में चेंज हो गया, CaClO का होल ट्वाइस ये हो गया है। ये आपको याद रखना है दोनों को। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसका उपयोग कीटनाशु और व्यंजक चूर्ण के रूप में किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में थाइमस ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो मानव शरीर में थाइमस ग्रंथि के द्वारा थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि थाइमस ग्रंथि जो छाती में हृदय के पास स्थित होती है, थाइमोसिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है। यह हार्मोन टी लिम्फोसाइट नामक प्रतिरक्षा कोशिका के विकास और परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है कि एक फैदम में कितने फीट होते हैं? तो एक फैदम में टोटल 6 फीट होते हैं। ये आपको याद रखना है। और इससे रिलेटेड जो व्याख्या है आप देखेंगे कि फैदम गहराई मापने की एक इकाई है जिसका उपयोग विशेष रूप से समुद्री गहराई को मापने में किया जाता है। एक फैदम में 6 फीट या लगभग 1.829 मीटर के बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह में A और B दोनों एंटीबॉडी होते हैं लेकिन कोई एंटीजन नहीं होता है? तो वह जो एंटीबॉडी होता है वह ब्लड ग्रुप O है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रक्त समूह O वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं पर कोई एंटीजन A या B नहीं होता है, लेकिन उनके प्लाज्मा में एंटी A और एंटी B दोनों एंटीबॉडी मौजूद होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
कि मार्स गैस के रूप में जानी जाने वाली मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मीथेन एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन परमाणु से बना सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। इसका रासायनिक सूत्र CH4 है। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है केरोलस लिनियस को, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि स्वीडिश वनस्पति शास्त्री केरोलस लिनियस ने जीवों को वर्गीकृत कराने के लिए द्विपद नामकरण प्रणाली विकसित की, जिसके कारण उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लेजर का पूर्ण रूप होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लेजर एक ऐसा उपकरण है जो उत्तेजित उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन करके एक बहुत ही तीव्र, एक वर्णी और सुसंगत प्रकाश किरणें उत्पन्न करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में किस अंग को केमिकल फैक्ट्री या मास्टर केमिस्ट्री कहा जाता है? तो उस अंग का नाम है यकृत, यानी लीवर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यकृत शरीर में 500 से भी ज़्यादा जटिल रासायनिक कार्य करता है, जिसमें विषहरण, चयापचय, प्रोटीन संश्लेषण और पित्त का उत्पादन शामिल है। इसी कारण इसे शरीर की केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत प्रेस या आयरन में हीटिंग एलिमेंट के रूप में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो उस मिश्र धातु का नाम है नाइक्रोम। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है का प्रतिरोध बहुत ही अधिक होता है और यह उच्च तापमान पर भी ऑक्सीकृत नहीं होता है, जिससे यह उत्कृष्ट हीटिंग एलिमेंट बनता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो यहाँ सिनेबार की बात कही जा रही है, तो यह पारा का अयस्क होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सिनेबार मर्क्यूरस सल्फाइड का एक खनिज रूप है। यह पारा धातु का मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। हमारा अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो दिया गया था, यह दिया गया था कार्ल वेंडा जी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हालांकि रिचर्ड अल्टमैन ने 1890 में इन कोशिकाओं को बायोब्लास्ट के रूप में वर्णित किया था, लेकिन 1898 में कार्ल वेंडा ने पहली बार इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पृथ्वी की आयु की बात कही जा रही है, तो इसका आकलन जो किया जाता है यह यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पृथ्वी जैसी बहुत पुरानी वस्तुओं, चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो मैट्रिक्स डेटिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम लेड डेटिंग एक बहुत ही विश्वसनीय विधि है, क्योंकि यूरेनियम की अर्ध आयु बहुत लंबी अरबों वर्ष होती है। कार्बन डेटिंग का उपयोग केवल जैविक कार्बनिक अवशेषों की आयु पता लगाने के लिए किया जाता है, जो 50,000 वर्ष से पुरानी ना हो। हमारा अगला प्रश्न है कि सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि CCMB भारत का एक प्रमुख शोध संस्था है जो आधुनिक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करता है। यह हैदराबाद में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ फिटकरी की बात कही जा रही है, तो इसका रासायनिक नाम जो है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि साधारण फिटकरी, जिसे पोटास एलम भी कहते हैं, एक द्विक लवण है। इसका रासायनिक सूत्र K2SO4 Al2SO4 का
होल 324H2O है, जिसे हाइड्रेट पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज किया गया था A.G. वेटिंग और चार्ल्स वेस्ट के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1921 में फ्रेडरिक वेटिंग और चार्ल्स वेस्ट ने टोरंटो विश्वविद्यालय में इंसुलिन को सफलतापूर्वक पृथक किया था, जिससे मधुमेह के इलाज में क्रांति ला दी। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो उस उपकरण का नाम है सितार। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जब सितार के तारों को छोड़ा जाता है तो वे कंपन करते हैं और हवा में ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत और लाउडस्पीकर विद्युत को ध्वनि में बदलता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मरासमस नामक बीमारी किसकी गंभीर की कमी के कारण होता है? तो यह होता है प्रोटीन और कैलोरी दोनों के कारण। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, मरासमस कुपोषण का एक गंभीर रूप है जो आहार में प्रोटीन और कैलोरी दोनों ही की अधिकता कमी के कारण होता है। इसमें शरीर बहुत दुबला पतला और कमज़ोर हो जाता है। क्वाशीयोरकर केवल प्रोटीन की कमी से होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है यह पास्कल का नियम पर आधारित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पास्कल का नियम कहता है कि किसी बंद पात्र में तरल पर लगाया गया दाब बिना किसी हानि के सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक इसी सिद्धांत का उपयोग करते हैं जहां ब्रेक पेडल पर लगाया गया छोटा बल ब्रेक द्रव के माध्यम से पहियों पर बहुत बड़े बल में परिवर्तित हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो अक्रिय गैसों की खोज किया गया था रामसे और रेले के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विलियम रामसे और लॉर्ड रेले ने 19वीं शताब्दी के अंत में आर्गन, नियोन, क्रिप्टन और जिनॉन जैसी अधिकांश अक्रिय गैसों की खोज की, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर जो है यह संबंधित है मधुमक्खी पालन से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एपीकल्चर शहद, मोम और अन्य उत्पादों को प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों के वैज्ञानिक पालन पोषण की प्रक्रिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो इसे हमारे सौरमंडल का सबसे सघन ग्रह बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो यहाँ हीमोफीलिया जो रोग है यह अनुवांशिकी रोग होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिकी विकार जिसमें रक्त में थक्का बनने वाले कारकों की कमी होती है। इस कारण चोट लगने पर रक्त का बहाव आसानी से नहीं रुकता है। यह रोग आमतौर पर मां से बेटे में फैलता है। हमारा अगला प्रश्न है कि जब एक सीढ़ी सूर्य के प्रकाश में देखा जाता है तो इंद्रधनुष जैसे रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो वह घटना है विवर्तन और व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एक सीढ़ी की सतह पर बहुत ही सूक्ष्म और समानांतर गड्ढों की एक श्रृंखला होती है। जब सफ़ेद प्रकाश इन पर पड़ता है तो यह विवर्तित हो जाता है और फिर यह विवर्तित किरणें आपस में व्यतिकरण करती है, जिससे कुछ रंग नष्ट हो जाते हैं और कुछ चमकीले दिखाई देते हैं, जो इंद्रधनुष रंगों के रूप में नज़र आता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। हमने इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन बताएं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।